नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने इस चैप्टर के अंदर में अब तक 23 वीडियो पढ़ लिए हैं। उस 23 वीडियो में ही सारा टॉपिक आ चुका है। बस एक लास्ट आज का हमारा वीडियो बचा है जिसमें हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। किसके बारे में? संक्षारण। इसे अपन बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण इसे हम बोलते हैं कोरोजन। किसे बोलते हैं? संक्षारण। इसको अगर अपन देसी भाषा में बोले तो जंग लगना। ठीक है, संक्षारण को अपन क्या बोलते हैं? जंग लगना, यानी खराब होना किसी चीज़ का। खराब क्या चीज़? धातु। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। धातुओं का, किनका? धातुओं का वायुमंडलीय गैसों। वायुमंडलीय गैस कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, H2S है, अमोनिया है, SO2 है। ये सब गैसेज होती हैं। ठीक है, तो धातु सतह का वायुमंडलीय गैसों और नमी की उपस्थिति में, वायुमंडलीय गैसों और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर? ऑक्सीकृत होकर कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स आदि बनाकर धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। क्लियर है? धातु सतह पर वायुमंडलीय गैसों और नमी की क्रिया के द्वारा धातुओं का ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर? ऑक्सीकृत होकर सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स आदि का निर्माण कर धीरे धीरे नष्ट होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक है भाई। संक्षारण दो प्रकार का होता है बेसिकली। वैसे तो कई बुक्स में अलग अलग बुक्स के अंदर में अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है, लेकिन स्पेशली ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक शुष्क संक्षारण और एक नम संक्षारण। ठीक है, एक कौन सा होता है? शुष्क, और एक कौन सा होता है? नम। शुष्क को अपन बोलते हैं रासायनिक संक्षारण। शुष्क को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक संक्षारण। और नम को अपन क्या बोलते हैं? आपका रिडॉक्स संक्षारण। ठीक है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? विद्युत रासायनिक संक्षारण। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो कैथोड है, एनोड है, उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो जो शुष्क होता है उसके अंदर में क्या होती है? जो सतह होती है, धातु सतह जो होती है, वो डायरेक्ट क्रिया करती है। किनसे? गैसों से। ठीक है, लेकिन जो नम संक्षारण है इसके अंदर में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर में क्या होता है? जो धातु सतह है और जो अन्य जो गैसेज हैं ये आपस में क्रिया करते हैं और रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया। और रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा धातु का क्षय होता है, उसे अपन बोलते हैं नम संक्षारण। ठीक है, इसमें नमी, देखो नाम क्या है? नम। नम का मतलब है नमी का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये संक्षारण के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? अपन दैनिक जीवन में देखते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे की सतह का भूरा होना। तो अगर लोहा भूरा हो रहा है तो उसका मतलब जो भूरी परत बनी है वो क्या है? संक्षारण है, वो जंग है। ठीक बात है ना। चांदी है, बिल्कुल वाइट कलर की होती है, काली पड़ गई तो इसका मतलब है चांदी का काला होना, ये भी क्या है? जंग है। यानी कि सोने पर जंग होती है वो कौन से कलर की होती है? काले कलर की होती है। बात ठीक है। फिर अपन बात करें, सोना है, अपना तांबा है, तांबा भी कैसा होता है? अगर उस पर जंग लग जाए तो हरा हो जाता है। इसका मतलब जो हरी परत का निर्माण हो रहा है आपके तांबे पर, तो वो क्या है भाई? जंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। लोहे का भूरा होना जंग है, सोना और चांदी का काला होना जंग है, तांबे का हरा होना जंग है, यानी संक्षारण है। ठीक है, धातुओं का नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होने की जो क्रिया है उसको अपन बोलते हैं संक्षारण। और वो नष्ट क्यों होती है? वायुमंडलीय गैसों और नमी से क्रिया करती है। और क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकृत होकर वो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अगर डेफिनेशन अब मैं कहूँ तो क्या बन जाएगी उसकी? धातु सतह पर वायुमंडलीय गैसों और नमी की क्रिया के द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि का निर्माण कर धीरे धीरे नष्ट या क्षय होने की जो क्रिया है वो कहलाती है संक्षारण। ठीक है भाई। हमारे कोर्स के अंदर में जो है वो कौन सा है? नम संक्षारण है, यानी लोहे पर जंग लगना है। ठीक है, तो अपन लोहे पर जंग लगने की क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जंग लगने की, ठीक है, जंग लगने की क्रियाविधि, जंग लगने की क्रियाविधि। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके,
बहुत सिंपल है, देखो लैंग्वेज का इसमें काम नहीं है, स्पेशली इसमें रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस ध्यान रखें, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले, ठीक है भाई, जब धातु सतह हमारे पास जो लोहा है, अगर उसकी सतह के पास में CO2 और नमी आ गई, क्या आ गई, CO2 और नमी आ गई, CO2 गैस हो गई और H2 नमी हो गई। मैंने क्या कहा था कि जो जंग है वो किसकी उपस्थिति में होता है, CO2 और नमी की उपस्थिति में होता है। तो जैसे ही ये आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, H2CO3, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये आगे टूटता है तो क्या बनता है, 2H+ बनेंगे और CO3 2- बनेगा, ठीक है भाई, 2H+ बन गया प्लस कार्बोनेट आयंस बन गए, ठीक है। आप ध्यान रखिए, देखिए लोहा जो होता है वो हमेशा तैयार रहता है जंग के प्रति, वो चाहता है कि मुझ पे फटाफट जंग लग जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, एनोड, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी अपन पढ़ चुके हैं, सक्रियता श्रेणी पढ़ चुके हैं, उसमें हम जानते हैं कि जो लोहा है वो एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, बात ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो एनोड के रूप में खुद कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर लोहे के सामने जब तक कोई कैथोड नहीं आएगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब है जंग भी नहीं लगेगा। तो देखिए H+ आयन आ गए हैं क्या बनने के लिए, कैथोड। आइए अब दूसरे स्टेप के अंदर में रिएक्शन क्या होती है, हमारा ये जो एनोड है, एनोड के रूप में कार्य करने के लिए तैयार बैठा है कौन, Fe। लोहा क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागता ही रहता है, ठीक है भाई, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, Fe2+। बोलो कोई प्रॉब्लम, हो गया ना इसका ऑक्सीकरण। लेकिन तब तक जंग नहीं लगेगा जब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए हैं लोहे के द्वारा, इसको कोई ग्रहण नहीं करेगा ना, तब तक जंग नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा, आइए आप चलते हैं अपन कैथोड पर। तो कैथोड के रूप में अब तैयार कौन बैठा है, ये H+ आयन। ये जो H+ आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित है ऑक्सीजन, उससे क्रिया करेगा। और जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे एनोड के द्वारा, उसको ग्रहण कर लेगा। अरे भाई H+ है, इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इसको हम बैलेंस कर देंगे, ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, हाइड्रोजन 4 हो गए तो मैं 4 लगा दूंगा। अगर ये 4+ का है तो उसको उदासीन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होने चाहिए, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिएक्शन बनेगी, ठीक है भाई, यहाँ से आपस में कट जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इक्वल्स में 2Fe2 प्लस 2 पानी। ये रिएक्शन हो गई, बात ठीक है ना। Fe एनोड बन गया, H+ आयन कैथोड बन गई, ठीक है। और लोहे का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। नमी पहले से वातावरण में मौजूद है, नमी और बनना शुरू हो गई, प्रक्रिया तेज हो जाएगी, ठीक है भाई। देखो जंग लगने के लिए एक एनोड का होना ज़रूरी है जो बन रहा है, एक कैथोड का होना ज़रूरी है जो बन रहा है। इसका मतलब ये 2 जो रिएक्शन है, इससे क्या बन गया है, विद्युत रासायनिक सेल। क्वेश्चन आता है कि क्या लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, हाँ है, क्योंकि देखो यहाँ पर एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया, दोनों रिएक्शन हो गई, तो ये कौन सा सेल बन गया, विद्युत रासायनिक सेल बन गया। बात ठीक है ना। एग्जाम में पूछे तो आप इसको यहाँ तक लिख के आ सकते हैं, लेकिन अगर जंग लगने की पूरी क्रियाविधि पूछी है तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर अपन चलते हैं थर्ड स्टेप के अंदर में। अब जो ये Fe बना है ना, ये Fe जो बना है, ठीक है भाई, Fe2+, ओके, ये क्या करता है, हवा पानी, हवा का मतलब ऑक्सीजन और पानी, और इनसे क्रिया करेगा, इसका आगे और ऑक्सीकरण होगा। हमें पता है 2+ किस में ऑक्सीकृत होगा, 3+ में, तो क्या बन जाएगा, Fe3+। और ध्यान रखना H+ बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं बता दूं, आप याद रखिएगा H+ कितने बनते हैं, 8। कितने बनते हैं, 8। बस अब बैलेंस करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसको अपन बैलेंस करें, 8 H हैं तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, 4 पानी बनेंगे, बात ठीक है। ओके, अब मैं बैलेंस करूँगा किसको, सॉरी ये Fe3+ नहीं, Fe2O3 है ना भाई, क्योंकि ये +3 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो Fe2O3। क्लियर है भाई। आइए साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 4 6 हो गए, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2। तो जैसे ही ऑक्सीजन 6 हुए,
Fe4 हो जाएंगे, मैं यहाँ लगा दूंगा 4। देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ पर प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 8। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेरस आयन है वो फेरिक में बदल गया, यानी इसका और आगे ऑक्सीकरण हो गया। ठीक बात है ना। और अब इस Fe2O3 को जितनी ज़्यादा मात्रा में पानी मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, उतना ही इसमें जंग लगना तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। और यही है आपका जंग, Fe2O3.XH2O रस्ट का फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई कहे कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है तो Fe2O3.XH2O, इसे अपन जंग बोलते हैं। ठीक है भाई, ये जंग लगने की पूरी क्रियाविधि बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा लोहा है, जो हमारी धातु की सतह है, अगर उसके आसपास CO2 और पानी आ गया, नमी आ गई, तो नमी तो मौजूद रहती है, CO2 भी है, ठीक है, वो दोनों प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और वहाँ से क्या बन जाएगा, H+ आयन। H+ किसकी भांति काम करता है, कैथोड की भांति। जैसे ही Fe के पास में, लोहे के पास में H+ आयन आ गया, वो खुद एनोड की भांति काम करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना स्टार्ट कर देगा। यानी Fe इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Fe2+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसको कौन ग्रहण करेगा, कैथोड। कैथोड कौन है, H+। ये H+ इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, साथ ही वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे भी क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, पानी। रिएक्शन को बैलेंस कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, ये एक नेट सेल रिएक्शन हो गई। यानी ये जो 2 स्टेप्स होते हैं, ये 2 स्टेप्स होते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम होता है, क्योंकि यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो गया। ठीक है। अब जो ये फेरस आयन बना है, अब ये हवा पानी, हवा और पानी, हवा का मतलब ऑक्सीजन और पानी मतलब नमी, इनसे वापस क्रिया करेगा। Fe2+ जो है वो +3 में बदलेगा। यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो प्लस का 3 आएगा, यानी फेरिक बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। साथ में 8 H+ बनेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा H+ कितने बनते हैं, 8, जिससे कि रिएक्शन आप इजीली बैलेंस कर पाओगे। और फिर ये जो फेरिक ऑक्साइड है, जितनी अधिक मात्रा में पानी से क्रिया करता जाएगा, नमी से क्रिया करता जाएगा, उतनी जंग लगती चली जाएगी। तो ये है जंग लगने की क्रियाविधि। ठीक है भाई। इसको अपन क्या बोलते हैं, जल योजित, क्या नाम है इसका, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। नाम क्या है इसका, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, इसे अपन जंग बोलते हैं। ठीक है। जंग का रासायनिक नाम क्या है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा जंग लगने की क्रियाविधि। ठीक है भाई। अब ये जंग लग गया, अब हमें इस जंग को रोकना है। हम चाहते हैं कि जंग रुके नहीं। अच्छा, इससे पहले एक और बात आती है कि ये जंग कब कब ज़्यादा लगता है। ठीक है भाई। तो संक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक सुन लो, बहुत इजी है। ठीक है भाई। पहला अगर नमी और वायु ज़्यादा मिलेगी तो संक्षरण ज़्यादा होगा। इसलिए जो बर्तन होते हैं रसोई में रखे होते हैं, अंदर क्या होती है, नमी कम होती है, हवा भी बाहर की तुलना में कम होती है, इसलिए जंग कम लगता है। अगर अपन यही लोहे की वस्तुओं को बाहर रख दें तो उन पर जंग ज़्यादा लगेगा। तो अगर हवा और नमी अधिक है तो जंग भी अधिक लगेगा। बात ठीक है। दूसरा, धातु का अपचयन विभव, धातु का अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतना ही अधिक उसमें संक्षारण लगेगा, उतना ही उसमें संक्षारण होगा, जंग अधिक लगेगी। इसीलिए आप देखा, अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, तो जो सोना होता है वो सबसे नीचे आता है, यानी उसके अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है। और जो ऊपर आते थे हाइड्रोजन से ऊपर, उनका मान क्या था, ऋणात्मक था, इसलिए उन्हें फटाफट जंग लगती है। लोहे को बाहर छोड़ो, जंग लगेगी। अगर अपन जिंक को छोड़ दें उससे पहले लगेगी, लिथियम को छोड़ दें उससे और पहले लगेगी। ठीक है ना भाई। तो धातुओं के अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जब वो उतना ही अधिक सक्रिय होता है, और धातु जितनी अधिक सक्रिय होती है उसमें जंग भी उतना ही अधिक लगता है। ठीक है। तीसरा, जो रफ सरफेस होती है, खुरदरी जो सतह होती है लोहे की, चिकनी की बजाय उसको खुरदरी होती हैं, उन पर भी जंग अधिक लगता है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, कभी कोई आपने बहुत सारी बाइक वगैरह देखी होंगी, लेग गार्ड लगे हुए होते हैं पैर के पास में। ठीक है। अगर गाड़ी गिरी हुई नहीं है तो उस पर जंग भी नहीं लगा हुआ होता, लेकिन जब कभी वो बाइक गिर जाए और सड़क की खरोंच लग जाए तो आप देखना, खरोंच लगने के बाद में फटाफट जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो धातु की सतह पर जितनी ज़्यादा खरोंच होती है ना, जंग उतना ही ज़्यादा लगता है। और चौथा लास्ट जो है, जो अशुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी का मेरा मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो खारा पानी है, खारा मतलब लवणीय पानी है, उसमें जंग अधिक लगता है। इसलिए एक लोहे की बोट को अपन किसी तालाब में चलाएं, एक लोहे की बोट को अपन समुद्र में चलाएं,
तो समुद्र के अंदर में, नाव के अंदर में जंग जल्दी लगेगा बजाय किसके, तालाब के, क्योंकि तालाब में क्या होता है, शुद्ध पानी होता है और जो समुद्र होता है वो खारा पानी होता है। आगे बात समझ में, हवा पानी अधिक, हवा नमी अधिक तो जंग अधिक, धातु की सक्रियता अधिक तो जंग अधिक, धातु की सतह खुरदरी अधिक तो जंग अधिक, और अगर अशुद्ध पानी है, लवणीय पानी है, तो उसमें जंग भी अधिक लगता है। तो 4 कारण थे, ठीक है भाई। अब हम चाहते हैं कि हम इसको रोकें, हम इस जंग को क्या करें, रोकें। तो हम इस जंग लगने की प्रक्रिया को कैसे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा, मैं उनके पॉइंट्स बोल देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। पहला है अवरोधक द्वारा सुरक्षा, अवरोधक द्वारा सुरक्षा, ठीक है। अवरोधक क्या होते हैं, बैरियर। अवरोधक का मतलब होता है धातु और वायुमंडल, उनके बीच में अपन कोई परत का निर्माण कर दें, कोई ऐसी झिल्ली बना दें, कोई ऐसी परत बना दें कि जो लोहा है, जो धातु है, वो सीधा वायुमंडल के संपर्क में ना आए। तो अपन क्या कर सकते हैं, पेंट कर दें। अरे भाई पेंट करते हैं तो जंग कम लगता है ना। अगर ये नहीं करो, पेंट नहीं करो, तो अपन क्या करें, ग्रीस लगा दें या उस पर तेल लगा दें, तारपीन का तेल लगा दें, मिट्टी का तेल लगा दें, कोई भी तेल लगाएं उसके ऊपर में, तो क्या है, परत का निर्माण हो जाएगा, जंग उस पर क्या लगेगी, कम लगेगी। या फिर हम क्या करें, किसी एक धातु की सतह के ऊपर किसी दूसरी धातु की सतह चढ़ा दें, एक के ऊपर में क्या करें, दूसरी परत का निर्माण कर दें, जैसे लोहे के ऊपर में जस्ते की परत चढ़ा दें, ऐसे। तो ये होती है अवरोधक द्वारा सुरक्षा। आगे बात समझ में, अवरोधक द्वारा सुरक्षा क्या है, हम पेंट कर दें या उसकी सतह पर तेल लगा दें, ग्रीस लगा दें, या फिर अपन क्या करें, किसी एक धातु की सतह के ऊपर में किसी दूसरी धातु की सतह का निर्माण कर दें, ठीक है भाई, ओके। दूसरा होता है बलिदानी सुरक्षा, दूसरा होता है बलिदानी सुरक्षा, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। नाम से मालूम चल रहा है बलिदान, किसी एक को बचाने के लिए दूसरा अपना बलिदान देगा। इसमें क्या होता है, धातु हमारे पास 2 हैं, एक होती है कम सक्रिय, एक होती है अधिक सक्रिय। अधिक सक्रिय कौन सी होती है, जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आती हैं। तो हम क्या करते हैं, कम सक्रिय धातु के ऊपर किसी अधिक सक्रिय धातु की परत का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीकरण होगा तो किसका होगा, अधिक सक्रिय धातु का होगा, यानी जो अधिक सक्रिय धातु है उसका ऑक्सीकरण होगा और वो पहले खत्म हो जाएगी, पहले शहीद हो जाएगी, और कम सक्रिय धातु को संक्षारित होने से बचा लेगी। इसे अपन क्या बोलते हैं, बलिदानी सुरक्षा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह के ऊपर जस्ते की परत का निर्माण किया जाता है। यह क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण, ठीक है। इसमें हम लोहे को बचाएंगे तो इसके ऊपर किसकी परत का निर्माण करेंगे, जिंक की परत का निर्माण करेंगे, जिससे लोहा हमारा संक्षारित होने से बच जाता है, ठीक बात है। तीसरा होता है कैथोडिक सुरक्षा, तीसरा होता है कैथोडिक सुरक्षा। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, अपन जैसे गांव में देखते हैं बोरिंग वगैरह होती है, तो जब बोरिंग जो जमीन में जो गड़ा हुआ पाइप होता है उसको कभी बाहर निकाल के देखना, बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देता है। खूबसूरत मेरा मतलब है बड़ा बदरंग दिखाई देता है, खड्डे खड्डे से हो जाते हैं, भूरा भूरा से खराब हो जाता है, मतलब वो सर वहाँ तो नमी, सर ज़मीन के अंदर में तो हवा आई नहीं। भाई ज़मीन के अंदर में भी हवा होती है, बहुत कम होती है, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा है ज़मीन में। इसलिए जो लोहे के पाइप होते हैं, बोरिंग के पाइप होते हैं, या कोई ऐसी नाव जो पानी में आधी डूबी रहती है, तो भैया उनमें जंग बहुत लगता है। आई बात समझ में। तो हमें उन्हें बचाना है। जो लोहे के जो पाइप हैं ज़मीन के अंदर में, जो लोहे के टैंक बने हुए हैं ज़मीन के अंदर में, जो जहाज़ हैं जो 1/3 डूबे रहते हैं पानी के अंदर में, हमें उन्हें जंग से बचाना है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको जगह जगह पर जिंक से या मैग्नीशियम से या एल्यूमिनियम के इनके ब्लॉक से जोड़ देते हैं। इनके क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं। आपने देखे ना, ये पुल बनते हैं, ओवरब्रिज बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टील का काफ़ी यूज़ होता है, लोहे का काफ़ी यूज़ होता है, तो उसमें जंग लग सकती है। तो क्या होता है कि उनमें इनके ब्लॉक से जोड़ देते हैं, जिंक से, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से। अब ये तीनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोहे से ऊपर आते हैं। ये तीनों ही अधिक सक्रिय हैं बजाय लोहे के। आ गई बात समझ में। ये खुद किसकी भांति काम करेंगे, एनोड की भांति। ये खुद क्या बन जाएंगे, एनोड। अगर एनोड बनेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर बाय द वे लोहे ने गलती से इलेक्ट्रॉन निकाल के और ये Fe2+ आयन बना भी दिया है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा लोहा, आयरन, Fe2+, और वापस से किस में बदल जाएगा, Fe में बदल जाएगा। यानी जो भी
लोहे के जो आयन बन पाते हैं वो तुरंत वापस से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और वापस से Fe में बदल जाएंगे, यानी उसका जंग नहीं लगेगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस कैथोडिक सुरक्षा के अंदर में ये खुद कैथोड बन जाता है। अरे हमें इसको एनोड नहीं बनने देना है। अगर ये एनोड बन गया तो उसका मतलब जंग लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कैथोड बनाते हैं। कैथोड कब बनेगा, जब हम इस लोहे के साथ में बड़े बड़े जिंक के, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के ब्लॉक लगा देते हैं। ये खुद एनोड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इसलिए इस पर जंग नहीं लगेगा। अगर इसने गलती से, अगर बाय द वे इससे थोड़े बहुत मात्रा में Fe2+ के आयन बन भी गए हैं तो Fe2+ के आयन ये वापस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और किस में बदल जाएंगे, Fe में बदल जाएंगे और उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है ना। और एक लास्ट होता है जंग विरोधी विलयन। ठीक है भाई, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं, अगर हम उसमें उन धातुओं को डुबो दें, ठीक है, तो उस पर एक परत का निर्माण हो जाता है, उससे उसमें जंग नहीं लगता। ये कौन है, ये होते हैं क्षारीय फॉस्फेट विलयन। क्षारीय फॉस्फेट का विलयन, या मैं बोल दूं क्षारीय क्रोमेट का विलयन, क्षारीय क्रोमेट का विलयन। आ गई बात समझ में। अगर इनमें हम डुबो देते हैं, ठीक है भाई, इनका गरम गरम विलयन होता है, उसमें डुबो देते हैं किसको, मान लो लोहे को डुबो देते हैं, तो उसकी सरफेस पर एक पतली परत का निर्माण हो जाता है जिससे उस पर जंग नहीं लगता। सर इससे अपन कैसे बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लोहा जो है उस पर जंग स्टार्ट हो गया है, मान लीजिए लोहे पर जंग होना स्टार्ट हो गया है। जंग कब होगा, जब उसकी सतह पर किसका निर्माण हो जाए, H+ आयन। अभी अपन ने जंग लगने की क्रियाविधि में पढ़ा, कैथोड कौन बनता है, H+ आयन बनता है कि नहीं बनता है। अरे लोहे ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, उसको ग्रहण करने के लिए कौन आता है, H+। लेकिन जब अपन क्षारीय विलयन काम में लेते हैं तो क्षार से प्राप्त OH- आयन और जो H+ आयन बने हैं वो आपस में क्रिया कर जाते हैं, यानी वहां से क्या खत्म हो जाता है, कैथोड खत्म हो जाता है। आई बात समझ में। और जब कैथोड खत्म हो जाएगा तो लोहा एनोड की भांति काम नहीं करेगा और उस पर जंग नहीं लगेगा। बात ठीक है ना। तो संक्षरण को रोकथाम के लिए हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स थे, 4 विधियां थी। अवरोध द्वारा सुरक्षा, उस पर कोई सतह का निर्माण करो, वायुमंडल और धातु के बीच में कोई सेपरेशन लेयर बनाओ, ऑयल, ग्रीस, तेल, पेंट और किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा के। दूसरा बलिदानी सुरक्षा, इसमें अधिक सक्रिय धातु जो है उसकी लेयर बनाते हैं कम सक्रिय धातु की सतह के ऊपर में, इसलिए ऑक्सीकृत होगा तो पहले कौन होगा, अधिक सक्रिय, खराब होगा तो पहले कौन होगा, अधिक सक्रिय, और कौन बच जाएगा, कम सक्रिय। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनीकरण। लोहे को बचाना है जंग से, उस पर अपन किसकी परत का निर्माण करते हैं, जिंक का, और इससे क्या होता है, जिंक खुद नष्ट होकर खत्म हो जाती है, लेकिन कौन बच जाता है, लोहा। तीसरा है कैथोडिक सुरक्षा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भूमिगत पाइप है, भूमिगत टैंक है लोहे के, या जो शिप वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको किससे जोड़ देते हैं, हम मैग्नीशियम के या एल्यूमिनियम के या जिंक, इनके ब्लॉक से जोड़ देते हैं, जिससे ये खुद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, एनोड का निर्माण, एनोड बनते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अगर कुछ मात्रा में Fe ने Fe2+ आयन बनाया भी है तो ये वापस से इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Fe में बदल जाते हैं, जंग नहीं लगता। और लास्ट है जंग विरोधी विलयन, क्षारीय फॉस्फेट का विलयन, क्षारीय क्रोमेट का विलयन। उसमें डिप करके बाहर निकालोगे तो धातुओं की सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है भाई। तो आज के इस 24वें अंतिम वीडियो में हमने पढ़ा संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रभावित करने वाले कारक, उनकी रोकथाम के उपाय। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन 24 लेक्चर्स के अंदर में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा हो गया है। पूरा ऐसे इसको रिवाइज करिए, देखिए, नोट्स बनाइए और कॉन्फिडेंस डेवलप किए कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, जो हमारा चौथा लेसन है। ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।